वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 7 फरवरी 2025 और 7 फरवरी 2025 के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 6 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, रिवीजन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा आयुष वीज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में डोगरी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा चमन अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा माइकल बेवन। ये 66वां सदस्य हैं। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी के लिए। ठीक है ना, त्रिवेणी एल्बम के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बार्ट डी वेबर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? आंसर हो जाएगा बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोलेरू झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा शशांक आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एशिया के सबसे तेज हाफ मैराथन में दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसने अपना नाम दर्ज कराया है? तो आंसर हो जाएगा लावण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए फ्रेंड्स 7 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के लिए घोषित मिशन का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स C नंबर, परमाणु ऊर्जा मिशन या न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। SMR छोटे परमाणु रिएक्टर है जिनका अधिकतम उत्पादन 300 मेगावाट है, जो प्रतिदिन 7.2 मिलियन किलोवाट आवर उत्पादन करते हैं। चलिए इसकी तुलना में बड़े परमाणु संयंत्र प्रतिदिन 1000 मेगावाट और 24 मिलियन किलोवाट से अधिक उत्पादन करते हैं, जो कम कार्बन वाली बिजली पैदा करते हैं। 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि हाल ही में समाचारों में देखी गई हैनिपा वायरस की प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा C नंबर, फल चमगादड़ या फ्रूट्स बेट्स। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। कैंप हिल वायरस निपा से संबंधित एक हैनिपा वायरस उत्तरी अमेरिका में पाया गया है, जिससे प्रकोप की चिंता बढ़ गई है। ठीक है। हैनिपा वायरस पैरामाइक्सोवेरिडे परिवार से जूनोटिक RNA वायरस है, जो स्वाभाविक रूप से फल चमगादड़ों यानी पेरोपस प्रजाति द्वारा होस्ट किए जाते हैं। मनुष्यों सहित स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है, जिससे गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी और एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। इसका लक्षण जो होता है बुखार और सिर दर्द से लेकर गंभीर एन्सेफेलाइटिस और दौरे और कोमा तक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। भारत के कितने नए वेटलैंड को 2025 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिससे इसकी संख्या 89 हो गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 4। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हम लोग डिटेल से देख लेंगे क्योंकि ये हमेशा करंट अफेयर्स में पूछते हैं। इसके स्टैटिक क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ठीक है। चलिए तो 4 इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए हाल ही में भारत के 4 नए वेटलैंड को जनवरी 2025 में रामसर स्थल का दर्जा मिला है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में इसकी जानकारी दी। मौजूदा वेटलैंड 85 से बढ़कर यह 89 हो गई है। भारत के स्थल पिछले 10 वर्षों में 26 से बढ़कर 89 हो गई है। इनमें से 47 पिछले 3 वर्षों में जोड़ा गया है। अब ये 4 नए रामसर स्थल कौन कौन से देख लेते हैं। सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खेचोपलरी वेटलैंड सिक्किम, उधवा झील झारखंड। झारखंड की बात हुई है तो झारखंड का उधवा झील इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में, क्योंकि यह झारखंड का पहला वैश्विक रामसर स्थल है। ध्यान दीजिएगा। तो उधवा झील झारखंड का पहला वैश्विक रामसर स्थल है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में 2025 में इसके शामिल होने की घोषणा की थी। उधवा झील झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस
2025 का विषय या थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना। चलिए फ्रेंड्स, और भी कुछ हम लोग वेटलैंड से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वेटलैंड किसको कहते हैं? देखिए, ऐसी नमभूमि या वेटलैंड होती है जहां बारिश के समय पानी जमा होता है, साथ ही इस क्षेत्र में पक्षियों की बड़ी संख्या में प्रजाति पाई जाती है। अंतिम के वर्षों में कई साइटों को रामसर साइट में शामिल किया गया। इसके संरक्षण के लिए यूनेस्को मदद करता है। आखिर इसका नाम रामसर क्यों पड़ा? क्योंकि रामसर ईरान का एक शहर है। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्र भूमि समझौता यानी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पर दुनिया के देशों ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए इसे रामसर संधि कहते हैं। कुछ लोग इस संधि को आर्द्र भूमि संधि यानी वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। यह 1975 ईस्वी में लागू हुई थी। इस संधि का औपचारिक नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन करती है। भारत ने 1982 ईस्वी में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के संरक्षण के मामले के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित किया गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए फिक्की ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, एक्सपो सिटी दुबई। चलिए, अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग जगत को शहरी विकास में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ जो दिया हुआ है इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, टाइप गलत हो गया है। ठीक है, चलिए, कप्तान अर्जुन देसवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में चंडीगढ़ को 57-43 से हराकर 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसको हराया था? उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को। ठीक है ना, यह 3 वर्षों में राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्वर्ण पदक भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादातर। चलिए, IICA ने ई कार्बोनाइजेशन क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर, CMAI के साथ। ठीक है, CMAI के साथ। चलिए, इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान यानी IICA और कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CMAI ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, भारत के कार्बन बाजारों को मजबूत करने और डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह घोषणा 4 फरवरी को वैश्विक और भारतीय कार्बन बाजारों यानी IICA CMAI मास्टर क्लास के उद्घाटन दिवस के दौरान की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि इसरो ने फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT हैदराबाद, बी नंबर इसका आंसर है, IIT हैदराबाद में। ठीक है, चलिए, अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने परिमित तत्व संरचना विश्लेषण यानी फीस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। फीस्ट 2025 IIT हैदराबाद में आयोजित 8वें राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर्स में किया गया। ठीक है, फीस्ट उपयोगकर्ता सम्मेलन यानी नाफेड 08 में यह कार्यक्रम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के सहयोग से आयोजित किया गया। अब बात हो रही है यहाँ पर IIT की, तो IIT और इसरो की, तो दोनों के हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड। पहले IIT का देख लेते हैं। IIT हाल ही में DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। ये कल ही हमने पढ़ा था। IIT से संबंध और भी करंट अफेयर्स है। IIT मद्रास ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, C.DOT और IIT दिल्ली ने 6G नेटवर्क के लिए THZ सिस्टम विकसित करने पर समझौता किया है। IIT दिल्ली द्वारा हाल ही में एरोलिक X होम जिम का अनावरण किया गया। हाल ही में IIT दिल्ली ने अबू धाबी में एक वैश्विक परिसर स्थापित करने की योजना किया है। ठीक है, यह योजना बनाई है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में IIT मद्रास ने 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2025 तक आई इन्वेंटिव 2025 नेशनल एक्सपो के तीसरे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। ठीक है, IIT मद्रास पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है जंजीबार द्वीप पर खोला है। ठीक है, यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर है। ठीक है, IIT बॉम्बे ने क्या किया था? हाल ही में टिनिटस के निदान के लिए उपकरण विकसित किया है। अब बात हो रही है इसरो की। इसरो अभी काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसरो के PSLV C60 रॉकेट ने 2 स्पेसडॉक्स उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया था हाल ही में। ठीक है, PSLV C60 के द्वारा POEM 4 प्लेटफॉर्म पर लोबिया के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरित
किया गया था, ठीक है। इसके बाद है कि इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन में 2250 किलोग्राम वजनी NVS-02 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसरो ने ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया फ्रेंड्स। इसरो चंद्रमा से नमूना लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन 2028 की तैयारी कर रहा है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BSA के निर्माण और संचालन पर काम कर रहा है, जिसकी यह संभावना व्यक्त की जा रही है 2035 तक भारत जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा, ठीक है। इसरो स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। बात हो रही है इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अभी इसके अध्यक्ष वी नारायणन है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। चलिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, विजय दुर्ग, ठीक है। कौन सा? विजय दुर्ग। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया है। दिसंबर 2024 के मध्य में लिया गया फैसला। इसका उद्देश्य क्या है? औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को अपनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। किस संगठन से नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इकोवास से, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। इकोवास, देखिए माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने इकोवास से आधिकारिक रूप से बाहर होने के लिए माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने राजनीतिक तनावों के कारण इकोवास यानी पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी आधिकारिक वापसी की घोषणा की है, जिससे कि संगठन में 12 सदस्य देश रह गए। पहले 15 था, ठीक है। तो इन तीनों के अलग होने से, माली, बुर्किना फासो और नाइजर के अलग होने से अब कितने बच गए हैं सदस्य? उसमें 12 सदस्य। इसका पूरा नाम है पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय, ठीक है। इसे इन्होंने अलग होने का निर्णय लिया है। चलिए, भारतीय सेना ने IIT गुवाहाटी के साथ किस प्रकार के बंकर बनाने का समझौता किया? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सी नंबर, बांस यानी बम्बो, ठीक है। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बांस आधारित बंकरों के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने किन वस्तुओं पर शुल्क लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोयला और LNG। देखिए अभी अमेरिका और चाइना के बीच जो है टैरिफ वार चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, चूंकि अमेरिका ने क्या किया था, उनके कुछ वस्तुओं पर 10% का टैरिफ लगा दिया, तो उसी के जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने भी इस तरह के कुछ कदम उठाए। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका डिटेल। चीन ने अमेरिकी कोयला और लिक्विड नेचुरल गैस पर 15% शुल्क लगाया है, जबकि तेल और कृषि उपकरणों पर 10% का टैरिफ लागू किया। इसके साथ ही चीन ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी दिग्गज गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू कर दी है, ठीक है। चलिए, अमेरिका के इससे पहले क्या हुआ था? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले चीनी वस्तुओं पर 10% का टैक्स लगाया गया था, ठीक है। चलिए, गुजरात सरकार ने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। गुजरात सरकार ने, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है, ठीक है। चलिए, तो उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 5 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। गुजरात सरकार ने भी UCC लागू करने की तैयारी कर ली है। अभी हाल ही में CM ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई और 45 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा कर दी है। बात हो रही है UCC की, तो UCC की घोषणा यानी समान नागरिक संहिता की घोषणा जो विषय वस्तु है वो संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है, भाग 4 में, ठीक। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत UCC आता है। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो करंट अफेयर्स का सेशन है यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। सबसे फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हाँ, PDF के लिए मैंने एक
कमेंट सेक्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक को आप लोग क्लिक करके और PDF को प्रत्येक दिन इवनिंग टाइम में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।